नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री की गंभीरता दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग पर जोर देने की बात कर रहे हैं। जांच के मामले में यूपी अव्वल भी हो गया है, लेकिन चंद लोगों की मूर्खता इस सारी मुहिम पर भारी पड़ रही है। बात कुशीनगर की, जहां गांव के ही लोगों ने कोरोना वॉरियर्स की टीम पर हमला कर दिया। यहाँ गाड़ी लगाया जा रहा है जी, हटाओ कैसे गाड़ी लगाया जा रहा है। गाड़ी भगाने की कोशिश और उससे भी ज्यादा अपनी जान बचाने की ये कोशिश कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो कोरोना से बचाने की पहल में एक गांव में पहुंचे थे। कहाँ तो गांव के लोगों को इन्हें बाकायदा अपने स्वास्थ्य की फिक्र करते हुए बुलाकर जांच कर अपनी हिफाजत पुख्ता करनी चाहिए थी, लेकिन गांव के लोगों ने मूर्खता की हद पार करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। गांव में अधिकारी और कर्मचारी घुस पाते उससे पहले ही उनकी गाड़ियों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ गाड़ी लगाया जा रहा है जी, हटाओ कैसे गाड़ी लगाया जा रहा है। लाठी लेके आओ तारे सब, बंदूक ले ले मारे सब, भागो भागो, बंदूक ले ले मारे सब, भागो 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 भागो। ये वाकया पटहेरवा थाना इलाके के पडरी गांव का है, जहां गनीमत ये रही कि गाड़ियों से स्वास्थ्य विभाग और कर्मचारी उतरे नहीं थे, तो इस वजह से जख्मी नहीं हुए। असल में गांव में एक युवक को कोरोना होने की खबर सामने आई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गांव के बाकी लोगों की जांच करने का फैसला किया और इसी जांच की कार्रवाई को बढ़ाने की गरज से गांव पहुंचे थे। हम लोग जैसे गांव में पहुंचे, प्रधान जी से वार्ता हुई थी। वार्ता के क्रम में प्रधान जी कहे कि ठीक है, आप लोग आइए, हम अपना बैरिकेटिंग खुलवा रहे हैं। तो प्रधान जी कहे कि ठीक है, लेकिन एक आदमी है जो उमेश भारती थोड़ा हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। हमको ठीक है, पैदा कर रहा है तो उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। जो हमारा कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट निकला है, बस हम उसका सैंपलिंग करने के लेंगे, उसके अगल बगल कर लेंगे। तो कहे कि ठीक है, तो बैरिकेटिंग हटा दिया। जैसे गाड़ी हम लोगों की बैरिकेटिंग के अंदर घुसी, गांव वाले 200-250-300 उमेश भारती जो था, एक मोटा सा आदमी, वो ले करके आया और हम लोग कहे कि रुकिए रुकिए क्या बात है, लेकिन वो उग्र हो करके 100-200 लोगों को लेकर के घुस आया, गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद से ईंटा पत्थर डंडा सब चलने लगा। हम लोग किसी तरह वहाँ से गाड़ी को कहे कि ठीक है, हम लोग साइड कर रहे हैं, रुक रहे हैं, पहले बात करो। लेकिन ये सब बात मारने के चक्कर में नहीं थे। हम लोग धीरे धीरे अपने गाड़ी को बढ़ाते रहे। लेकिन गांव के आगे जितने भी लोग मिले, महिला से लेकर लड़कियां तक, सब ने लाठी डंडा जिसके अंदर जो हथियार था सबका प्रयोग किए। सब लाठी लेके आओ तारे सब, बंदूक ले ले मारे सब, भागो भागो, बंदूक ले ले मारे सब। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन जांच की कार्रवाई अधूरी रह गई। अब इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 50 लोगों पर केस दर्ज किया गया। अब इन लोगों पर रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद के थाना पटहेरवा के ग्राम पगरा पडरी में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए एक वाहन से गई हुई थी। कतिपय ग्रामीणों द्वारा उस वाहन पर पथराव किया गया, जो सोची समझी रणनीति के तहत शासन और प्रशासन को बदनाम करने के इरादे से था। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची, रेस्क्यू किया टीम को, और जो दोषी लोग थे उनमें से 10 नामित लोग थे। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 5 लोग फरार हो गए हैं। शेष लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ अज्ञात लोग भी हैं, उनकी भी छानबीन करके पता लगाकर उनके विरुद्ध भी प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हमले में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं भी लाठी लेकर हमला कर रही हैं। हालांकि कार्रवाई की जद में महिलाओं को नहीं शामिल किया गया है, लेकिन जो भी हो, गांव वालों का रवैया बताता है कि अपनी मूर्खता से वो खुद ही कोरोना को न्योता दे रहे हैं और स्वास्थ्य टीम पर हमला कर वो एक नई आफत बुला रहे हैं। लाठी लेके आओ तारे सब, बंदूक ले ले मारे सब, भागो भागो, बंदूक ले ले मारे। अखिलेश तिवारी, कुशीनगर, ABP गंगा। भागो 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 भागो, बंदूक ले ले मारे सब, भागो भागो भागो।
सिर्फ कोरोना वॉरियर्स के लिए चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि प्रदेश में बहन बेटियों को भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौती उन्हें पेश कर रहे हैं मनचले। इनके चलते उनकी जान तक के लाले पड़ चुके हैं। बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत इसी वजह से सवालों के घेरे में है। कार्रवाई की जद में महिलाओं को नहीं शामिल किया गया है, लेकिन जो भी हो, गांव वालों का रवैया बताता है कि अपनी मूर्खता से वो खुद ही कोरोना को न्योता दे रहे हैं और स्वास्थ्य टीम पर हमला कर वो एक नई आफत बुला रहे हैं। लाठी लेके आओ सारे सब, बंदूक ले ले वाले सब, भागो भागो, बंदूक ले ले वाले। अखिलेश तिवारी, कुशीनगर, एबीपी गंगा। भागो 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 भागो, बंदूक ले ले वाले सब, भागो भागो। सिर्फ कोरोना वॉरियर्स के लिए चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि प्रदेश में बहन बेटियों को भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौती उन्हें पेश कर रहे हैं मनचले। इनके चलते उनकी जान तक के लाले पड़ चुके हैं। बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत इसी वजह से सवालों के घेरे में है। इस तस्वीर को जहन में संभाल कर रखें। ये तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश में लड़कियों की बेबसी और दबंगों, मनचलों और शोहदों की बेखौफ अंदाज आपको बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत का मामला साफ करने में मदद करेगा। वैसे ये तस्वीरें तो बागपत की हैं, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने उसके घर पत्थर बरसा दिए, इतनी तादाद में कि 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाने की नौबत आ गई, जिसमें खुद पीड़िता भी शामिल है। उसका कसूर बस इतना था कि अपने साथ हुई छेड़छाड़ का उसने विरोध किया था। जरा सोचिए, बागपत में दबंगों का ये हौसला बताता है कि मनचले किसी की भी जान ले सकते हैं। तो इसलिए बुलंदशहर में हुई सुदीक्षा की मौत पर सवाल भी होता है, बवाल भी होता है। सुदीक्षा एक होनहार लड़की थी जो अपने माँ बाप के मुकद्दर को, मुफलिसी को अपनी मेहनत के दम पर बदलना चाहती थी। बदलने की राह पर चल भी पड़ी थी, क्योंकि जिस मुल्क के सपने देखे जाते हैं वहां वो अपनी प्रतिभा से पहुंच चुकी थी। कॉलेज से मिली स्कॉलरशिप के बूते वो अमेरिका में पढ़ रही थी। भला ऐसी बेटी की मौत का गम किस माँ बाप से बर्दाश्त होगा, वो भी मौत की वजह मनचले बन जाए। एक हादसा होकर भी मौत की तरफ ढकेलने की कोशिश या साजिश लगे और कार्रवाई की उलझनों में खुद भाई और चाचा को भी उलझा दिया जाए। परिवार का दावा है कि हादसा छेड़खानी करने वालों से बचने की कोशिश में हुआ, जबकि इसे सिर्फ हादसा मानकर पूरी कहानी गाड़ी, भाई या चाचा के चलाने पर उलझी हुई है। पास कोई पुलिस नहीं पहुंची है, ना कोई कार्रवाई हुई है। क्या पोस्टमार्टम हुआ है? हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है। एक वाइट आ रही है, वाइट में पुलिस बोल रही है कि बाइक कौन चला रहा था, बाइक भतीजा चला रहा था। उसमें दिखा रही है कि बाइक मेरा भतीजा चला रहा, मेरा भतीजा बाइक चला रहा है, मेरा भाई बाइक चला रहा है। मुलजिम को आप देख नहीं रहे, जिसने स्टैंड करके उनको गिराया है, उनको गिराया गया है। परिवार चाहता है कि बेटी को इंसाफ मिले, इसलिए वो गुहार लगा रहा है। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। कल दिनांक 10 को जनपद बुलंदशहर में सुश्री सुदीक्षा भाटी की मौत के संबंध में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रांति फैलाई जा रही थी कि वो अपने चाचा के साथ अपने घर से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, जिस दौरान कुछ लड़कों द्वारा ईव टीजिंग कर दिया गया और एक्सीडेंट हो गई और उनकी मौत हो गई। उसके संदर्भ में मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई। ये गुहार सियासी गलियारों तक भी पहुंच चुकी है और दिल्ली के राष्ट्रीय महिला आयोग तक भी। कहां है भाजपा सरकार का उत्तर प्रदेश में कानून का राज? कहां है भाजपा का
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ है रोमियो जूलियट जो अभियान चलाया गया था कि आज चाचा के साथ जाती हुई वो बेटी ही नहीं मारी गई है। हर माँ बाप की सुरक्षा की जो भावना है उस पर हमला हुआ है। शर्म करो भाजपा सरकार, अपराधियों को जल्दी पकड़ो और उन्हें कानून के सीचों के पीछे ले जाओ, वरना तुम पर से विश्वास उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता का उठ रहा है। एसपी सिटी से मेरी बात हुई क्योंकि एसएसपी का चार्ज एसपी सिटी पर है, तो मैंने उनसे भी यही कहा है कि भाई परिवार के लोगों को जो उस समय मौके पर थे उनका कहना दूसरा है और आपके प्रशासन दूसरी बात कह रहे हैं, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने फिर अवस्थी जी से बात करी। क्या लगता है कि परिवार को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से परिवार को 100% न्याय मिल पाएगा। देखिए बच्ची तो वापस आ नहीं सकती जो चली गई, उसके लिए तो हम सब दुखी हैं, शोक संवेदना हमारी बहुत सारी उसके परिवार के प्रति, लेकिन न्याय मिलेगा 100%। कई बड़े नेता जो सामने नहीं आ सके, उन्होंने ट्वीट कर इस मसले को उठाकर सियासत की धार तेज करने की कोशिश की। कुल मिलाकर सवाल एक अदत्त निष्पक्ष जांच का है, ताकि सुदीक्षा की मौत का सच सामने आ सके। हादसा महज हादसा है या फिर मनचलों की घिनौनी करतूत की वजह, ये सच हर हाल में पता चलना चाहिए। बुलंदशहर से अविनाश तिवारी, अनुभव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं एक और बड़ी समस्या की, और वो है प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। गौतम बुद्ध नगर के 145 स्कूल्स की लाइट काट दी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिजली का बिल जमा नहीं किया गया। जरा सोचिए कि कोरोना के इस दौर में अगर स्कूल चल रहा होता तो बच्चों की क्या हालत होती, लेकिन टीचर तो आ ही रहे। इन स्कूलों की खूबसूरती से आपको सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बदलने का एहसास हो रहा होगा। आपको यकीन हो चला होगा कि कुछ भी हो, सरकारी स्कूलों की न केवल सूरत बदल रही है बल्कि हालात भी। मगर रुकिए, यही तो भ्रम है। इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे एक अंधेरा है, और वो इतना घना है कि उसमें इस खूबसूरती का एहसास ही खत्म हो जाता है। अब आपको बताते हैं उस अंधेरे की वजह। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के 145 सरकारी स्कूलों की बिजली काट दी गई है, क्योंकि बिजली विभाग का बकाया 5 करोड़ रुपए का भुगतान शिक्षा विभाग ने नहीं किया है। स्कूलों को बिजली सप्लाई करने वाली एनपीसीएल ने न केवल बिजली काटी है बल्कि मीटर तक उखाड़ लिए हैं। समय भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। जिले के अधिकारियों की बात करूं या पूरे प्रदेश के अधिकारियों की बात करूं, हर अधिकारी इस समय एसी में बैठना पसंद कर रहा है। जब गाड़ी में भी कहीं जाते हैं तो एसी उनका ऑन ही रहता है। लेकिन जो लोग इस देश का भविष्य बना रहे हैं, यानी बच्चों को तैयार कर रहे हैं और इस कोरोना काल में भी स्कूल आ रहे हैं, उनका एक बार आप हाल देख लीजिए। और ये जो हाल है, ये जो हाईटेक शहर कहा जाता है गौतम बुद्ध नगर, ये वहाँ का हाल है। यहाँ के टीचर जो हैं वो गर्मी में कार्य करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर, ये यहाँ पर टीचर बैठे हुए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं और हाथ से ही पंखा चला रहे हैं, क्योंकि इस समय जो इनकी लाइट काट दी गई है। बकौल शिक्षा विभाग के अधिकारी, इस बकाये की रकम का बड़ा हिस्सा 2018 से पहले का है, जो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्कूलों में बिजली सप्लाई और भुगतान का मामला इसलिए भी उलझ गया है कि इन स्कूलों को पंचायतों, नगर पंचायतों के अधीन कर दिया गया। जो शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं, अगर वो किसी के जिम्मे नहीं है तो अथॉरिटी के पास है। ऐसे में इन स्कूलों की बिजली का बिल जमा करने का जिम्मा उन्हीं का है। तो हुआ ये कि जिम्मेदार संस्थानों ने बिल जमा नहीं किए। अब इसमें खतबाजी चल रही है, शासन को लेटर लिखे जा रहे हैं। विभाग के ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें 31 मार्च 2018 से पूर्व का लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए का बकाया है, और उसके बाद 1 अप्रैल 2018 से करंट तक का करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया है। इसको लेके कई विद्यालयों में विद्युत काटी गई है। विद्युत विभाग से मेरी बात भी हुई थी और इस संबंध में विद्युत विभाग द्वारा भी शासन को पत्र लिखा गया इसकी डिमांड के लिए, और मेरे द्वारा भी लिखा गया है।
शासन स्तर पर मेरी एसपीडी सर से बात हुई थी इस संबंध में, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 1 अप्रैल 2018 से जो पंचायतें हैं वो इसका भुगतान करेंगे। राहत महज इतनी है कि कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन टीचरों को तो फिर भी आना है। प्रचंड गर्मी में किताबें या कॉपियां ही उनके लिए पंखे का काम कर रही हैं। जैसे तैसे वो अपनी नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। वहीं इस मामले में शिक्षक संघ का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को पूरी जानकारी दे रखी है और उनकी तरफ से इस मसले पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अब इस समस्या को समय समय पर हमने अपने जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी और अपने जनपद के डीएम महोदय को अवगत करा दिया है, परंतु खेद का विषय है कि अभी तक भी हमारे जिला प्रशासन द्वारा इस विषय का समाधान नहीं कराया गया है और बताया गया है कि बजट के लिए शासन में ये फाइल लंबित है। टीचर हों, साहब हों या फिर संगठन के शिक्षक, इन लोगों की बातें इसलिए बहस का मुद्दा नहीं है क्योंकि स्कूल सही से खुले नहीं हैं, बच्चे आ नहीं रहे हैं। अगर आते तो फिर इस व्यवस्था पर अधिकारियों का जवाब क्या होता ये समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि 2 विभागों की जंग में बच्चे क्यों पिसे ये सवाल आज नहीं तो कल फिर उठेगा ही। नोएडा से भूपेश प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात एक शायर की जो सियासत की राह पर चल पड़ा है। राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं मुनव्वर राणा की, जिन्होंने एक बार फिर सियासी शेर छोड़ा है, जिसमें अयोध्या भी है, पीएम भी हैं और दूसरे मसले भी। राम मंदिर और अयोध्या पर विवादों की झड़ी लगाने की फहरिस्त में नया नाम जुड़ गया है जाने माने शायर मुनव्वर राणा का, जिन्होंने सवाल उठाए हैं फैसले को लेकर। एबीपी गंगा से बात करते हुए मुनव्वर राणा ने अपने दिल की एक एक बात रखी है। मुनव्वर देश के चुनिंदा और सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शायरों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से उनकी जुबान शेर व शायरी से कम सियासी तरन्नुम से ज्यादा लबरेज रहती है। नागरिकता कानून पर वो और उनका परिवार सड़कों पर उतर चुका है और अब एक बार फिर अयोध्या के बहाने वो शायरी की दुनिया से इतर सियासी नब्ज को टटोलने में जुटे हैं। मैं शुरू से ये बात चीख रहा था कि आस्था के फैसले अदालतों में नहीं होते हैं। दुनिया की कोई भी फैसला जो आस्था का है वो अदालत में नहीं किया जा सकता है। तो ये अदालत, ये बोबडे हो या गोगोई हो या अगर हम जज हों तो हम कैसे फैसला कर देंगे कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे या नहीं। कोई भी 1528 में मस्जिद किन हालात में बनी थी, कैसे बनी थी, इसकी कोई दस्तावेज नहीं है, तो इसको आप साबित नहीं कर सकते हैं। ये तो आपसी सौहार्द के साथ अगर बैठ के ये तय होता तभी तय हो सकता था। कोर्ट में जाने का मतलब ही ये था कि दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि इसका फैसला अदालत से हो और अदालत में जिसकी मजबूत होती है वकालत, जिसके मजबूत होते हैं जज, जिसका बिकाऊ मिल जाता है जज, वहाँ उसके हक में फैसला हो जाता है। सियासत में शायरी एक नजीर की तरह इस्तेमाल की जाती है, लेकिन एक शायर का सियासी हो जाना भी किसी नजीर से कम नहीं, क्योंकि आमतौर पर फनकार, कलाकार या फिर रचनाकार सीधी सियासत से बचते हैं। उनके किरदारों, रचनाओं में सियासत मुद्दा हो सकती है, लेकिन एक वक्त के बाद उससे बराबर दूरी रखने में वो गुरेज नहीं करते। लेकिन मुनव्वर राणा अब साहित्य और सियासत की इस दूरी को तोड़ने पर उतर आए हैं। अब अयोध्या भी उनके लिए एक मसला है। ये कहा जा रहा था कि अयोध्या के परिसर में कहीं भी मस्जिद नहीं बनेगी, इससे निकलने के बाद कहीं भी आप बना लीजिए।
तो वहाँ से बहुत दूर एक जगह कहीं खेत वेत में, धान के खेत वेत में एक जगह दे दी गई, आप यहाँ बना लीजिए। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि जैसे वो लोग दलित बस्तियाँ बसा देते हैं कहीं ले जा करके कि यहाँ जाइए, आप इस जंगल में रह लीजिए। तो अगर ऐसे ही बनाना है तो फिर वो गुलवान की पहाड़ी पे बना दीजिए, वहीं आराम से हम रहेंगे। कम से कम चीन को दाखिल तो नहीं होने देंगे। जो हमारा जो हिंदुस्तान के साथ जो एक मुआहदा है कि हम जहाँ रहते हैं उस मुल्क को अफगानिस्तान तक लेके चले जाते हैं, तो गुलवान में बना दीजिए, आराम से हम लोग वहीं रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, देखेंगे। कलमकार दुनिया की रवायतों में नहीं फंसता, उसके कलम से निकला कलाम दुनिया के लिए सबक होता है। जाहिर है मुनव्वर राना ने भी यही किया है, लेकिन उम्र के बोझ तले दबी हसरतों ने जब चादर छोड़ दी है तो फिर वो बाज कहाँ आने वाली। यही वजह है कि राणा के लिए कचहरी और मुकदमे एक फिजूली जरूरत हो गए हैं। उन्होंने अयोध्या मंदिर के फैसले पर सवाल उठाते हुए मस्जिद के लिए जमीन दूसरी जगह देने को हैरान करने वाला बताया है। मेरी एक गुजारिश ये है, मैंने प्रधानमंत्री को इस सिलसिले में खत भी लिखा है कि ये जो बाबरी मस्जिद के लिए जगह दी गई है, इसके बजाय रायबरेली जो हिंदुस्तान की तारीख में बड़ा शहर है, सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे, सांस्कृतिक तौर पर, वहाँ सई नदी एक गुजरती है जो आगे जाकर गोमती में मिलती है। ये उसी से आगे बढ़कर एक 2 किलोमीटर के फासले पर हमारे पास में एक ज़मीन है, 5.5 बीघा है, और भी कुछ होगी। 5.5 बीघा तो बिल्कुल नदी के किनारे किनारे है, वहाँ मस्जिद बना लें। मुनव्वर साहब अपनी बातों को बेहतर समझ रहे होंगे, फिर भी नहीं समझ रहे तो उन्हीं का एक शेर उन्हें याद दिलाना बेहद जरूरी है, जो कुछ इस तरह है कि एक नादानी में उसने अपनी उंगलियां मेरे होठों पर रख दी। उस दिन से उसकी उंगलियां सच नहीं बोलती, सिर्फ झूठ बोलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ SRMB रियल स्टील से। मम्मी कहती है सिर्फ कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, इसीलिए हम पीते हैं सिर्फ केंटारो का पानी। तो आप केंटारो कब ला रहे हैं? इन डिब्बों में क्या है? सामान ही तो है। बिटिया का नया स्कूल, बातें प्यारी प्यारी, अप्रैल में गुजरी सालगिरह की साड़ी, कुछ मुस्कान कुछ अरमान। इन डिब्बों में नहीं सिर्फ सामान, कुछ पुरानी तो कुछ नई सौगातें हैं। इन डिब्बों में आपकी नई शुरुआतें हैं। अमेज़न, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। अमेज़न अब हिंदी में भी। अपनी दुकान पे शॉपिंग कीजिए अपनी भाषा में। GD Goenka University is a gold-rated university by QS Rankings. Ranked number 1 in India among top emerging engineering and management institutes by Times of India. GD Goenka University, celebrating 25 years of excellence in education. दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। हर जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बाढ़ का पानी गांव और रिहायशी इलाकों में भरने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
लगातार बारिश से इन दिनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हालात में भी न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बिजनौर से सामने आई, जहां एक ड्राइवर की लापरवाही से एक सवारी गाड़ी कोटावाली नदी की तेज धार में फंस गई। मैक्स चालक आ रहा था और वो हाईवे पे पास की जो चेकिंग हो रही है उससे बचने के लिए उसने पीतमगढ़ के रास्ते से अंदर को कोटावाली नदी में वो अपनी मैक्स निकालनी चाहिए। और जब वो नदी के बीचों बीच पहुँचे, पहले पानी कम था उसमें, अचानक से बहुत तेज़ पानी आ गया और सारी सवारियों की जान जो है वो आफत में पड़ गई और मैक्स जो वो नदी के बीचों बीच फंस गई पानी में। और फिर आनंद फानंद में पुलिस को फ़ोन किया, मंडावली पुलिस पहुँची और जैसे तैसे काफ़ी मशक्क़त के बाद सब लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया गया। दरअसल ड्राइवर यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर से बचने के लिए दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी गाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गई और गाड़ी का आधा हिस्सा पानी में डूबने लगा। बाद में गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। सरकारी अफसरों के आवास और दफ्तरों में भरे पानी की ये तस्वीरें औरैया की हैं, जहां बारिश ने नगर पंचायत के विकास और कामकाज की पोल खोलकर रख दी। औरैया में सोमवार की रात हुई मूसलाधार बारिश से विधुना उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के सरकारी आवासों में बरसात का पानी भर गया। देखिए पानी क्योंकि लोलैंड है यहाँ पे तो पानी भर जाता, पहले भी भरता रहा है। इसमें जो बड़ा नाला है पीछे से गया है, अगर उसको पूरा जहाँ पे है उसको सही तरीके से साफ सफाई करके उसको आगे सीधे वहाँ नदी में मिला दिया जाए तो वो मेन नाली का पानी वहाँ से निकल जाएगा और मेन नाली का पानी निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे भी इतना पानी नहीं आएगा, क्योंकि बाहर पानी भरने से बाहर का पानी अंदर आ जाता है। पानी की निकासी के उचित इंतजाम नहीं होने से सरकारी अफसरों के घरों के अलावा दफ्तरों में भी पानी भरा हुआ था। बाद में कर्मचारियों ने मिलकर दफ्तरों और सरकारी आवास में भरा पानी बाहर निकाला। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में गोरखपुर भी शामिल है, जहां करीब 114 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से गोरखपुर में करीब 6,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल के इलाके में पानी भरा हुआ है और 76,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कई गांव के बाढ़ के पानी में डूबने की वजह से हजारों लोगों ने जहां तहां बंधों पर शरण ले रखी है। गोरखपुर के सहजनवा तहसील के पिपरौली ब्लॉक के उत्तरी कोलिया गांव में 10,000 की आबादी प्रभावित है और लोग टापू पर सिर छिपाने को मजबूर हैं। तो आप देख सकते हैं दूर तक ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, लोग बंधे पर शरण लिए हुए हैं और लगभग 1 महीने से यही हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि केवल प्लास्टिक के अलावा जिला प्रशासन ने इनको ना तो राशन उपलब्ध कराया है और ना ही क्लोरीन की गोली और ना पशुओं के लिए चारा। ऐसे में इन लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। इसके साथ ही हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे मुद्दे की बात। शुक्रिया।